मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो मैं वैसे हंस रहा है। अरे एडिट हो जाएगा, इट्स ओके, कुछ नया बोलो यार। अरे तुम ऐसे बोलो कि हमारे नहीं, मैं बोल रहा अपने से। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ हमारे दो स्टूडेंट हैं। शिवांग है हमारे दाईं तरफ और अमित है हमारे बाईं तरफ। पिछली वीडियो में आपने अमित को देखा होगा। अमित हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है ये दोनों। तो आज हम ये वन साइडेड नहीं होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं, हम आपस में बातचीत करने वाले हैं कि परीक्षा के समय बहुत सारी परेशानियां हैं, क्या क्या सावधानी लिया जा सकता है। परीक्षा के समय एक स्टूडेंट किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेगा, फियर मैनेजमेंट करेगा, कैसे हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए काम करेगा। तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। अमित तैयार हो? यस सर। बताइए, परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के लिए क्या होती है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम भी अभी स्टूडेंट हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए थोड़ा आसान है ये बताना कि परीक्षाओं के टाइम पे क्या क्या कठिन हो जाता है। तो जैसे बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एग्ज़ाम की डेट्स करीब आ जाती है तो वो तनाव में आ जाते हैं जी। वो इस तनाव में आ जाते हैं कि यार हमने पूरे साल भर अपने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया, हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्लासें अटेंड नहीं किया, तो हम अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल एक ही दिन में, ऐसा एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी नहीं पढ़ने की कोशिश करते। वो सोचते हैं कि एक ही रात में सब कुछ हम पढ़ लें। ऐसे में क्या होता है, उनके दिमाग में जो भी उन्होंने पढ़ा होता है वो सब मिक्स हो जाता है। जी। तो ये जो तनाव है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है हमारा एग्ज़ाम्स टाइम पर। और कॉलेजेस में जैसा मोस्टली स्टूडेंट्स की बैक भी आ जाती है तो उनको ये डर रहता है कि यार बैक ना आ जाए हमारी। तो ये सबसे बड़ा डर जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, खासकर मेरे तो रहता है। पर मेरा वो वाला डर नहीं रहता है कि मैंने साल भर पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं क्लास से भी अटेंड करता हूँ। जी सर। तो इसमें एक मिनट, तो इसमें क्या शिवांग तुम क्या बोलना चाहोगे, किस तरह की समस्या होती है स्टूडेंट में? सर समस्या जैसे अभी अमित जी ने बताया कि थोड़ा क्लोज हो जाओ। हाँ, कि क्या होता है कि बर्डन हो जाता है। तो बर्डन किस कारण होता है कि जो स्टूडेंट होता है अगर स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही पढ़ता रहे हो तो एग्ज़ाम के टाइम उसे ना काफ़ी इजी रहेगा। और क्या वैसे अक्सर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि एग्ज़ाम मतलब पढ़ते नहीं है, मतलब अपना टाइम पास या फिर कुछ ना कुछ पढ़ाई के टाइम पे, मतलब पेरेंट्स भी बोलते हैं तो वो करते नहीं है। तो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम के टाइम आता है, डेट आती है, तो वो घबरा जाते हैं या फिर थोड़ा फेयर भी ये रहता है कि यार पढ़ा नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को भी पता रहता है कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है, गलत किया है, दिन भर घूमा है जी। तो जब डेट आ जाती है एग्जाम की तो उस टाइम वो ना प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि सिलेबस रहेगा। हाँ। अब तुमने स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं पढ़ा होता है तो तुम कवर कर लेते। पर मैं सही में बोलूँ तो हमें ना स्टूडेंट्स को पहले से ना पढ़ते हुए चलना चाहिए। ये बात तो सही है कि पहले से पढ़ते हुए चलना चाहिए, लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, वो सोच रहे हैं भाई हमें कोई शॉर्टकट फार्मूला दे दो। असल चीज़ ये है, तो कह रहे ये तो मुझे पता ही है, तो तू क्यों बता रहा है। तो अब सुनो, देखो इसका क्या है, मेरे पास मान लो इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास एग्ज़ाम के लिए 10 दिन टाइम है या 5 दिन टाइम है। देखो एक रात में तो कुछ नहीं हो सकता, उस रात को बढ़िया से खाओ पियो सो, अगर नहीं कुछ किए हो तो जो दिल में आएगा लिख देना, कॉपी भर देना, उसका उपाय यही है। अगर एक ही रात बचा है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है, उसमें बेचैन मत हो। अगर साल भर बेचैन नहीं हो तो एक रात और मत हो, ठीक है सर। मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जाम, मतलब जैसे एग्जाम आ रहा है ना, एग्जाम के पहले दिन तो नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस टाइम तो फ्री रहो। पढ़ाई जो होती है वो तुम्हारी क्लासेस के टाइम होती है, जैसे उनका लेक्चर नहीं लेते या भी ध्यान नहीं देते। तो मेरा तो यही कहना है कि लेकिन ऐसा है, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको कोई बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए कि पहले से पढ़ना है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो पहली पॉइंट ये है कि एक दिन अगर बाकी है तब तो भाई परेशान मत हो, आराम से ठंडा पानी पियो, आराम से सुकून से सो। रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहला पॉइंट। क्योंकि जो तुम पढ़ोगे वो भी जीरो हो जाएगा। साल में कुछ तो पढ़े ही होगे, 2 पेज पढ़े होगे। अगर सुकून से रहोगे उस दिन तो लिख दोगे। दूसरा पॉइंट, अगर तेरे पास 5 दिन या 10 दिन है ना तो बहुत है। स्मार्ट स्टडी करो। जो हो रहा है ना, एक चीज़ है बॉक्स स्टडी। आप जो है ना सारे स्टेप्स, जो भी एग्जाम्स हैं आपके, सिलेबस है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लो और उस पे काम करो 5 दिन। ऐसा नहीं, असल में दिक्कत क्या आती है, एक बार एक जो है ना रुई धुनता था, उसको धुनिया बोलते हैं, रुई धुनने वाला होता है ना, रुई जो धुनता है,
जी। तो कोई गांव में रहता था, तो गांव में हवाई जहाज जा रही थी कि तो उसने पूछा रुई धुनने वाले को क्या बोलते हैं, जो रजाई बनाता है। हाँ जी। तो उसने पूछा ये क्या जा रहा है हवाई जहाज में, तो बोला इतने रुई हैं इनको तुमको ढूंढना है। तो वो पागल हो गया ये सुन करके कि मुझे इतना ढूंढना है। बात समझ में आ रही? तो इस लेसन से यही मिलता है कि एक चीज़ बताओ, अगर तुम सिलेबस का 50% भी कवर कर पा रहे हो 5 दिन में, तो उतना करो सुकून से, बाकी हल्के फुल्के देख लो। तो मतलब छोटे छोटे स्टेप लो और आराम से रहो। थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज भी करो बीच बीच में। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम चले जाओ, मतलब ये है कि थोड़ा सा सांस लो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का डिप्स मार लो जो हो सकता है। मतलब तनाव को मत आने दो, एंजॉय करो। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो अपने हिसाब से नहीं बिल्कुल पूछना ही है। हाँ जी। तो सर मैं कह रहा था कि मतलब जैसे मोटिवेशन मिलता है हमें, तो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के उस पर भी अवेयर हैं हम। हाँ। तो हम क्या होता है कि एक दिन हमने पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन पढ़ लिया, एक कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, मतलब अरे वाह ना। तो उस चीज में मैं ना थोड़ा मतलब हो जाता है, छूट जाता है। इस सवाल का जो जवाब तुम खुद ही दे दिए। एक्चुअली क्या है, जो मोटिवेशन है ना, वो तुम्हारा टेम्पोरल मोटिवेशन है, टेम्पररी मोटिवेशन है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, हाँ जी, तो मैं ये सालों से डाल रहा हूँ, तो ये प्रेरणा कैसी है? परमानेंट। हमारा ये मानना है कि हमारा ये काम है, हमको करना है। तो अगर तुम्हारा मोटिवेशन अंदर से होगा, 2 तरह का मोटिवेशन है। अब अंदर से नहीं है तो जगाना है, वो समझना है कि हम कैसे, क्योंकि कई बार क्या ना, हम इमिटेट करते हैं दोस्तों को कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऐसा 1 महीना चलेगा, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में अगर होगा, तुम अपने डिज़ायर को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जब समझोगे कि रियली यार मुझे करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, दोस्त पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, तो वो जब आपकी प्रोग्रामिंग होती है और वो हैबिट में चेंज हो जाती है, तो तुम जिस दिन नहीं पढ़ोगे बेचैन हो जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैं आज तक पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ा हूँ 1-1.5 घंटा, मैं आज तक पढ़ रहा हूँ जब से स्टूडेंट लाइफ से। तो क्यों? वो मेरी प्रोग्रामिंग में, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, एक चीज़ बताओ, अगर तुम नहीं खाओगे तो क्या होगा? उसी तरह जैसे नहीं पढ़ूंगा तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो वो जब तुम्हारे प्रोग्रामिंग में आ जाएगा तो डिसकंटिन्यू हो पाएगा, क्योंकि वो हैबिट्स में चेंज नहीं हो पा रहा है ना। हैबिट बनती है 60 दिनों में, तो 60 दिन कंसिस्टेंटली करना है और एक ऐसी हैबिट आपको बिल्ड करनी है कि उसको करना ही करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो इनर पार्ट है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, उसको जगाना है कि रियली इसको टेस्ट करना है आपको कि रियली ये मैं बाहर से प्रभावित हूँ, ये सचमुच में ये मेरे अंदर है। जिस दिन तुमने अपने अंदर तलाश लिया कि तुम IAS की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अरे मुझे इससे मतलब नहीं है सोनू, मोनू, संतोष क्या कर रहा है, अगर मुझे करना है, मुझे भाई टॉप करना है भारत में, या मुझे अचीव करना है, तो किसी भी कीमत पे, जब तक, इसको बोलते हैं कमिटमेंट, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, वो बोलते 3 स्टेप अगर फॉलो करते हो तो उन 3 स्टेप को फॉलो करने में तुम्हारा मोटिवेशन कभी कम नहीं होता, कॉन्फिडेंट। सबसे पहला है डिसाइड करो कि करना क्या है, सही जजमेंट होना चाहिए। डिसाइड करते समय किसी को नकल नहीं करना है, दोस्तों को। डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है, समझे? उसके बाद है कमिटमेंट। क्या बोलते हैं, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं किसी की नहीं सुनता। तो कमिटमेंट का मतलब कि जब तक वो हम काम कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी जब तक हम बन नहीं जाए IAS PCS, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और तीसरा है रिजॉल्व। अगर तुम काम कर रहे हो, बीच में आपको लग रहा है कि हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, तो बीच बीच में रिव्यू करते रहो कि आप सही काम कर पा रहे हो कि नहीं, सही ट्रैक पे है कि नहीं। टीचर से मिलो, हमसे मिलो, बात करो, सुनो, समझो। तो ये जो कमिटमेंट वाला जो पार्ट है ना, कि मुझे करना ही करना है, वो तुम्हें कभी डिसकंटिन्यू नहीं होने देगा। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को पहचानना है कि रियली मोटिवेशन बाहर से या अंदर से। कमिटमेंट कैसा है? कमिटमेंट का मतलब एक बार बोल दिया कि मुझे जाना है तो जाना है, IAS करना है, उसके बाद ही बैंकिंग निकालनी है, रेलवे निकालनी है, SSC निकालनी है, उसके बाद ही सुकून से बैठेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में 3 महीने के बाद। तो कमिटमेंट कहाँ हुआ? कमिटमेंट का मतलब कर लेना है। एक बार वादा कर चुका हूँ मैं अपनी आपकी नहीं सुनती, मुकरता नहीं हूँ अपने वादे से। इसका मतलब ये है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा ब्रेक डाउन रुक जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी। और पूछो। और तो उन लोगों को जिनको फियर है एग्ज़ाम में, आपकी नज़र में कैसे फियर दूर होगा, आप बताओ।
जैसे डरते हैं, तो अब सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। क्या क्या जी। सोल्यूशन मैंने बताया है जी। एक तो बॉस के स्ट्रेटजी बताया कि स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप लो। अचानक से वो रूई ढूंढने वाले की तरह जी। पूरा एकदम सिलेबस देख के घबरा मत जाओ, नहीं तो आत्महत्या। और रात भर सोते नहीं है एग्जाम के समय। अब आप बताइए फियर मैनेजमेंट कैसे होगा आपकी नज़र में? देखिए, वैसे तो जैसे सर ने कहा था कि अगर आपके पास एक दिन बचा है और आप सोच रहे हो कि आज रात ही सब कुछ कर लें, तो वही है जैसा सर ने कहा, पानी पियो और सो जाओ आराम से बिना टेंशन फ्री। हाँ। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम आपको पता है कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले तो भी आप थोड़े जागरूक हो गए, आपको याद है कि हाँ एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सर ने कहा कि बीच में एक्सरसाइज करनी है, तो उससे सर का यही मतलब नहीं था कि जिम चले जाओ या कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। वो ये था कि आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए बीच में, अपना तनाव मुक्त रहिए, खाइए पिए उस ब्रेक में, जूस पिए, जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए क्या करना है, जो मैं करता हूँ मैं आपको वही बताऊँगा। वैसे तो मैं साल भर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर भी मैं एक शॉर्टकट आजमाता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले सिलेबस का पता करिए। अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस के बाद क्या करना है, आपको हर यूनिट से आपको क्वेश्चन उठा लेने हैं जो आपको मेन लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारी क्वेश्चन लेने लग जाएं, ऐसे में तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे सारे क्वेश्चन। और आप मुश्किल से 1 घंटा भी अगर उन 2 क्वेश्चन, आपने एक यूनिट से 2 क्वेश्चन उठा लिए, मान लीजिए आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेन है, नहीं भी पता है तो आप रोज़ अगर उसमें से एक यूनिट में से अगर 5 दिन है आपके पास एग्ज़ाम से पहले, आपके पास 5 दिन है, तो आप अगर आपकी यूनिट 8 है, मान लीजिए 8 यूनिट है आपकी, एक यूनिट में 5 क्वेश्चन भी है, 10 क्वेश्चन भी है, तो उसमें से आप एक दिन में आराम से 5-10 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। और सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं सर, रटते हैं। ये रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने पहले भी सुना होगा कि एक कविता आपको बताई जाती है, फिर उसको क्या होता है अपने शब्दों में लिखिए। पर आप पूरी कविता तो नहीं लिख देते ना बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप लिखोगे अपने शब्दों में तो आप उतना ही लिखोगे जितना आपने याद किया है, आपने कविता को समझा है। तो क्वेश्चन को भी ऐसे समझना है, ना कि रटना है। आप समझेंगे तो ही आप लिख पाएंगे। अगर आप रटेंगे तो अगर आप एक भी लाइन भूल गए तो आप आगे का सारा भूल जाएंगे। बिल्कुल। अगर एक भी लाइन भूल गए तो सबसे पहली बात है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। आप समझ गए, आप एग्जाम में गए तो आप याद करेंगे, हाँ मैंने याद किया था, ऐसे समझा था। तो आप चाहे उसको इतना बड़ा था, आपने इतना भी लिख दिया तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बिल्कुल, चाहे 5 नंबर का है, 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, पर नंबर देगा। आप क्या है उसमें बैक आने से बच जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। आपको यूट्यूबर्स क्या बताएंगे कि एक दिन में सारा रटा दूंगा, तो यूट्यूब पे बिल्कुल मत जाए। आप ऑनलाइन। एक बहुत अच्छी बात हमने ये अमित ने बोला, देखो यूट्यूब में ऐसे लोग प्रोफेसर बने हुए हैं जो खुद मैट्रिक पास नहीं है, शायद आप नहीं जानते उनको, ठीक है। और आप सिर्फ अच्छा बोलने पे मत जाइए। अच्छा तो सलमान खान बोल रहे हैं, शाहरुख खान बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रोफेसर नहीं हो सकते। दोनों की अलग अलग फील्ड होती है। तो यूट्यूब पे जिसको आप फॉलो करते हैं उसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि रियली वो क्या है और क्या करके आपको बता रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो देखिए अमित ने बहुत अच्छा कहा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, एक बार आप सिर्फ आपको हम ये बता रहे हैं 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी अगर 10 क्वेश्चन है तो 20 ही क्वेश्चन तो आपको करना है। उस 20 क्वेश्चन को आप सही से आप करते जाइए। 5 दिन में मैं पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि वो आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी रही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। आप जितने भी इंस्ट्रक्शन शुरू से दिए गए हैं, स्मॉल स्टेप्स ले, आप अचानक घबराए नहीं, पहले स्टेप को शॉर्ट ले, शुरुआत कर दें। सोचने से बेहतर है कि शुरुआत कर दें। कई स्टूडेंट तो सोचते रहते हैं यार 4 दिन बचे अब क्या करें। मोहित तू बता क्या कर रहा है, फ़ोन क्यों कर रहे हो भाई? फ़ोन को स्विच ऑफ करो और आराम से पढ़ाई शुरू कर दो, जो हो रहा है। ये सीधा सा स्टेप है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करने के समय ना ध्यान कैसे मतलब एकाग्र रखें और भटके नहीं। डेविएशन बहुत होता है विचलन, तो वो चीज़ भी होती है, फेस करते हैं काफ़ी। देखिए काफ़ी काम बढ़ जाता है। बहुत बेहतरीन। इसमें 3-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा और एक टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला ये है कि छोटे स्टेप ले। ध्यान भटकता है क्या है कि जब आप बड़ी समस्या, बड़ा चीज़ एक साथ रखेंगे ना, तो फिर आपको जो चीज़ मुश्किल लगती है ना, वहाँ से आप ध्यान हटाते हैं। तो आप छोटे स्टेप्स ले, पहला पॉइंट। दूसरा, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है जैसे सोशल मीडिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोबाइल को, सोशल मीडिया को
थोड़ी देर के लिए, 2 घंटा के अंतराल के लिए, 2 घंटा के अंतराल की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे रूम में रखें या कहीं और रखें, अपने पास तो बिल्कुल मत रखें। नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए दूसरे रूम से, बेल की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, या तो स्विच ऑफ रखें तो बेस्ट है, ठीक है। सोशल कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपका उस समय। एक टेक्निक, स्मॉल स्टेप्स लें, ठीक है, और सुकून से पढ़ें, एकदम घबराए नहीं। एक है पोमोडोरो टेक्निक, उसका इस्तेमाल करें, वो 2 घंटे का टेक्निक है। 2 घंटा आपको ये सोच के चलना है कि मुझे पूरी दुनिया से कट के एक रूम में बैठ जाना है, मोबाइल से भी। समझ में आ रही बात? मोबाइल आपका उस रूम में नहीं होना चाहिए। 2 घंटा मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। और जब इस 2 घंटे को 25 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, यानी 4 बार। एक बार 25 मिनट आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, एकदम मतलब आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपके घर जो है ना रोड के किनारे है और बस की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो आपको ट्रेन की आवाज़ नहीं आना है, इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और उसको लिखना है, जो पढ़ रहे हैं उसको पॉइंट को लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, इतना हाईली स्टडी करनी। 25 मिनट, 5 मिनट आपको पानी पीना है, स्ट्रेचिंग करना है। ये साइंटिफिक अप्रोच है। इससे एक विद्यार्थी था, मैं बताऊंगा, पहले इस प्रोसेस को पूरा कर लिए, फिर 25 मिनट आपको डेप्थ स्टडी करना है। ऐसी स्टडी कि वहाँ से कोई बस गया और आवाज़ आई, फिर भी आपको नहीं आवाज़ सुनी। कोई पूछ रहा है कि यहाँ से बस गई थी, तो आप कह नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इतना डेप्थ स्टडी हो आपका। 5 मिनट फिर आप स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ भी योगा कर लीजिए। 5 मिनट मतलब खड़े हो जाइए, थोड़ा सा टैप वगैरह कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा हिला लीजिए बदन को, पानी पी लीजिए। हर 25 मिनट पे आधा गिलास पानी आप पीजिए, खड़े हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। उस वक्त आप कॉपी को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा फ्रेश रहिए। फिर 25 मिनट डीप स्टडी, फिर 5 मिनट पानी पीजिए, खड़े रहिए, 1-2 बार ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, हाथ पाँव ऐसे कीजिए, ठीक है। फिर 5 मिनट पानी पीजिए, स्ट्रेच कीजिए, फिर 25 मिनट 5 मिनट ऐसे कीजिए, तब जा कर के 10 मिनट मोबाइल देख लीजिए। समझ में आ रही बात? और ये कौन सा टेक्निक है? एक लड़का जिसको कोई काम करने में मज़ा नहीं आता था, वो साइंटिस्ट बन गया, उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया कि उसका नाम वो पोमोडोरो टेक्निक, ये पूरी दुनिया आज जानती है। इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। और ये टेक्निक से उसी ने ईजाद किया जिसको कोई काम पढ़ने में मन नहीं लगता था, कोई काम करने में मन नहीं लगता था, तो उसने, कोई आदमी होता है ना, रिसर्चर होता है हर इंसान अगर कोशिश करे तो सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन कोशिश ही नहीं करता। सबसे पहले तो इंसान ये सोच के छोड़ देता है कि यार मुझसे नहीं होगा। जब आप कोशिश करोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो दिमाग आपका आंसर देगा। तो उस लड़के ने माइंड से आंसर मांगा, उसको ये पोमोडोरो टेक्निक मिला, उसी ने इसको ईजाद किया। आज ये पूरी दुनिया में ये टेक्निक सबसे प्रभावशाली टेक्निक है, एग्ज़ाम के समय और भी प्रभावशाली है। तो इसमें क्या है, सोशल मीडिया से एकदम डिस्कनेक्ट होना है। तो इसमें कंसंट्रेशन आपका बहुत हाई होगा, डेविएशन नहीं होगी। अगर 5 दिन का भी इस्तेमाल कर ले स्टूडेंट, तो मैं मानता हूँ कि रिज़ल्ट में एकदम ड्रास्टिक चेंजिंग आएंगे। तो सर, स्टूडेंट जो है नोट्स को लेके काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स कि नोट्स जो बनाए इस एग्ज़ाम्स के लिए खासकर, तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए नोट्स बनाने का? ये सवाल बहुत बेहतरीन है और बहुत ही रिमार्केबल है, और ये मैं अक्सर बताता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है, क्लास में भी बताता हूँ। देखिए, नोट्स जो है ना, आपका स्टूडेंट ना बहुत डिस्क्रिप्टिव नोट बना देते हैं, जैसे किताब उतार देते हैं। हाँ। भाई एक चीज़ बताओ, जब किताब ऑलरेडी लिखी हुई है तो तुम फिर दूसरी किताब लिख दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो नोट जो है ना, बिल्कुल ब्रीफ में पॉइंट वाइज होनी चाहिए। बेस्ट तो ये है, मैं आपको ये बताऊं कि पूरा जो आपका एक पेपर है ना, यस सर, वो सिर्फ 2 पेज में आपका हो जाए, इतना पॉइंट नोट हो कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो हाथ में है और 15 क्वेश्चन के पॉइंट है हाथ में। मैं ऐसा ही करता था, और ऐसा करके हमने यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन अचीव किया, कॉलेज में टॉप किया अपने 10+2 में, ठीक है। 10th में हमने 2nd पोजीशन अचीव की, और उसके पीछे, और हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को बताया जो बिल्कुल ही नीचे थे, बॉटम पे, उनको ये टेक्निक बताया। तो उससे क्या होता है ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं आप उस टेक्निक पे, उस पॉइंट्स पे, तो आपका आंसर सही होता है। तो मेरा मानना है कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, पॉइंट इतना ब्रीफ में हो, इतना बेहतरीन हो
कि 1 से 2 पेज में आपका पॉइंट आ जाए, मतलब वो आपके कागज आपके पॉकेट में आ जाए। Yes. आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी गए चाय पीने, कहीं दोस्त के यहाँ चले गए, Yes, सपोज एग्जाम के दौरान भी, तो आप अपना निकाल के Yes. 5 मिनट में देख लिया पूरा सिलेबस। यस सर। ठीक है, नोट इतना ब्रीफ हो और इतना पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट को सपोज कि जो तुम 5 मिनट में पढ़ लेते हो या 10 मिनट में पढ़ लेते हो, कितनी बार रिवीजन हो जाएगा 5 दिन में? बहुत सर 100 इतना बार। हो जाएगा कि अच्छा, जिसका 100 बार रिवीजन हो जाएगा वो कैसा प्रदर्शन करेगा? बहुत अच्छा। तो कॉन्फिडेंट। यस सर। तो बच्चों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही सबसे बड़ी समस्या है। वो गाइड लाते हैं मार्केट से जी और या तो एग्जाम से 6 महीना पहले लाते हैं और उसको उतार लेते हैं। जी। एक तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। बार एक कोठी ऑलरेडी है, उसमें चावल भरा हुआ है और वो एक कोठी का चावल तुम दूसरे कोठी में डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा Yes, ना sir, उससे भाई। कुछ नहीं। कोठी से निकालो और थोड़ा खाना बनाओ। खाना बनाओ। यस सर। हैं? एक कोठी का माल दूसरे कोठी में ला, तुम तो खाली कोठी बदल रहे हो। तो तुमने लक्ष्य कोई गाइड लिया No. और अपनी किताब में उसको उतार दिया। जी। उससे क्या मिला? आप पॉइंट लिखते तो आप पॉइंट को रिवीजन करते, तो पॉइंट लिखे सबसे सटीक है। इससे कॉन्फिडेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो बिल्कुल नोट्स जो है ना पॉइंट वाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, इतना शॉर्ट होनी चाहिए कि वो आपके जेब में आ जाए। जी सर। आंसर राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग ना, मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं जो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। मतलब लाइक जैसे आपने बोला कि नोट्स बना दिए या फिर पढ़ते टाइम भी जैसे हम पढ़ते हैं तो अपने शब्दों में मैंने ये चीज़ देखी, प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि कभी पहले मेरे को भी होती थी, पर मैंने काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट की है अपने में कि आंसर राइटिंग के बहुत में। बेहतरीन क्योंकि आपका सवाल है। अपने मन से लिखना फिर या फिर जो दोनों में पढ़ना। फर्क है। हाँ, देखिए तो वो चीज़ होता पूछना क्या था। है कि बच्चे किताबी हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया इससे पहले वाले प्रश्न में। बच्चे गाइड या किताब लाते हैं, उसको हूबहू उतार लेते हैं सब और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा मतलब लॉकडाउन के टाइम हुआ था, उस टाइम से मेरी ना हैबिट गलत बन गई थी। मैं आंसर राइटिंग इतना नहीं, एमसीक्यूज वगैरह और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, आंसर जो उसे बोलते हैं अपने शब्दों में लिखना है, अभी पढ़ा हुआ जो अपना ज्ञान है उस पर लिखना है, आंसर करना। तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आना कि लिखते टाइम ना मतलब एग्जाम के टाइम भी काफ़ी हो जाता है प्रेशर, मतलब क्या चीज़, यहाँ तक कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उस पर कहीं ना कहीं 2 पेज तो। अरे ये बहुत बेहतरीन सवाल है। उस पर क्या होता है कि हम आधा पेज या इतना ही कर पाते हैं अपने उससे। वैसे रहता काफी माइंड में काफी नॉलेज रहती है कि लिख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम इसमें 2-3 बातें। एक तो ये है कि बच्चे चूंकि वही सबसे पहला ये है कि बच्चे हूबहू जो उतारते हैं। अब मान लिया कि एक टीचर पढ़ा रहा है या एक किताब से सभी पढ़ रहे हैं, सभी ने मार्केट से वो किताब खरीदी या लाइब्रेरी से ली और 90% स्टूडेंट उसी के लैंग्वेज को लिख रहे हैं। तो जब तुम हूबहू किताब उतार लोगे नोट में तो वही लिखोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉइंट लिखो। पॉइंट अगर याद रहेगा, सपोज के आपको रहेगा कि प्रजातंत्र की क्या विशेषता है, मान लीजिए तो प्रजातंत्र की विशेषता है कि भाई जनता का शासन। अब उसमें जनता के, अब उसमें जो है ना लाइन शुरू हो रहा है, जैसा कि आप साफ जानते हैं किसी भी देश में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है, पहला लाइन लिखा हुआ, सब वही लिख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश में तो कैसा लगेगा? एक किताब से उतार लिया। तभी मैं कह रहा हूँ किताब के वो लाइन मत उतारो, आप उसको समझ लो और सिर्फ लिखो जनता का शासन। अब आप अपने दिमाग से एग्जाम में लिखो, जब पॉइंट याद रहेगा तो दिमाग से आप लिखते चले जाओगे। अब रही बात आंसर राइटिंग की, देखो मार्क्स 2 तरह के आते हैं, एक लॉन्ग आंसर आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आप कभी भी आमतौर पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहले उसको समझो। गलती ये करते हैं कि नंबर चाहे जितना भी हो, उनको ज़्यादा याद रहता है तो 5 नंबर और 10 नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 5 और लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर है 12, यही रहता है जनरली, 12 या 10 रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी उसको खूब याद है ना तो उसको 5 पेज में लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप ये देखिए, एग्ज़ाम से पहले जाने के पहले आप सोचिए कि क्या स्ट्रक्चर है। आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन करना है। मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, 50 नंबर के हो गए, और शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, 25 नंबर हो गए, 75 नंबर हो गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग के हिसाब से लिखेंगे, यानी दुगुना मार्क्स है उसमें। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप 3-3 पेज लिखे, ठीक है। तो शॉर्ट पेज ऑटोमेटिकली कितना लिखेंगे? 1.5 पेज। 1.5 पेज ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चे क्या है कि
जब उसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है तो उसी को वो 3 पेज नहीं 5 पेज लिख देते हैं। तो अगर तुम 5 पेज लिखोगे तो आगे का तो आंसर कटेगा, आगे का आंसर नहीं कर पाओगे, टाइम तो लिमिट है। तो ये आपको कभी नहीं करना है। अगर आपको बहुत अच्छे से भी आता है तो भी आपको सारी बात 2 ही पेज में लिखनी है, 1.5 पेज में ही लिखनी है शॉर्ट में। और अगर आप लॉन्ग आंसर कर रहे हो और अगर कम ही आता है तो भी कोशिश करो कि उसको 2 से 3 पेज पहुंचाओ। समझ में आ रही बात? मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है। आप 4 पेज लिखना चाहो लिखो। लेकिन एक बात और इसमें कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं एज ए होल, वो लंबी राइटिंग से प्रभावित नहीं होते। आप क्या लिख रहे हो, पॉइंट आपका कितना बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन है कि आप पॉइंट प्रभावशाली लिखो। हैंड राइटिंग का भी ख्याल रहे, ये नहीं कि ज़्यादा लिखने के चक्कर में जो है ना हैंड राइटिंग गोल है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल आप रखें। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का भी देखें कि भाई लास्ट में आपको टाइम बच रहा है कि नहीं। मान लिया आपने शॉर्ट क्वेश्चन 5 पहले कर दिया और लॉन्ग क्वेश्चन 5 करना है, उसमें 2 ही कर पाए, तो आपका तो नंबर ही उसमें चला जाएगा। हाँ पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया, आपने समझाया, तो उस पर आपने कहा कि टीचर, तो सर आप टीचर रहे हो तो मैं आपसे एक वैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप टीचर हो, आपने कॉपियाँ काफ़ी चेक की होगी। जी जी। तो काफ़ी गलतियाँ भी देखी होगी आपने। हाँ, या फिर बिल्कुल। जैसे आपने अभी समझाया टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जो शॉर्ट वाले होते हैं वो बड़े कर देते हैं, वो आते हैं, टाइम नहीं रह पाता, वो लॉन्ग या फिर वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ना बताओ कि जो बच्चे है नॉर्मली, मेरे को तो इतना पता नहीं हो कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है वो गलतियाँ कर रहे हो, तो वो आप अपने तरफ से बताओ कुछ और पॉइंट्स भी। वो जो मतलब वो गलतियां वही कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं। देखिए इसमें डेटा है, रिसर्च कहती है कि मतलब जो उनको बताया जाता है क्लासरूम में जो बच्चे आते हैं उसमें 93% बच्चे गलत करते हैं। वो बात नहीं मानते टीचर की, वो नहीं करते हैं। जो ये वीडियो सुनने के बाद भी वो वही करेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई सक्सेस का जो रेशियो है ना वो कम है, ठीक है। 93 to 90, कई रिसर्च बोलती है 95%, 97% लोग सक्सेस नहीं होते, सिर्फ 3% लोग सक्सेस होते हैं जो ऑथेंटिक है। तो उनको क्या है कि सुनेंगे तो बहुत चाव से, लेकिन ये पॉइंट लिख के इस पे अमल करेंगे बहुत कम। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। तो उसमें वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आपने जब कॉपी चेक करते समय हमने जो देखा, तो बच्चे क्या करते हैं, एक तो ये है कि किताबी भाषा लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि पॉइंट वाइज नहीं लिखते कई बच्चे। तीसरा ये है कि आंसर, शॉर्ट आंसर को चूँकि याद उनको ज़्यादा है तो बहुत लंबा लिख देते, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। टाइम मैनेजमेंट उनका सबसे वीक पॉइंट है, और उसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग आंसर को एक पैराग्राफ में लिखते हैं जी, जो कि 3 पेज में लिखना है। समझ में आ रही बात? जबकि शॉर्ट आंसर एक पैराग्राफ, लास्ट में टाइम नहीं है तो शॉर्ट को एक पैराग्राफ में लिख दो। लेकिन वो क्या करते हैं, शॉर्ट को 5-5 पेज में लिख देते हैं। 2 क्वेश्चन शॉर्ट को लिखे 5-5 पेज में, टाइम खत्म। अब जो है ना सबको छोटे छोटे में लिख रहे हैं, तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है टाइम मैनेजमेंट की, जो आपने कहा ना, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हमें आती है टाइम मैनेजमेंट की। बच्चे लॉन्ग को शॉर्ट और शॉर्ट को लॉन्ग लिखते हैं। ये वाला माइंडसेट आपको एग्ज़ाम से पहले बना के जाना होगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में जाके आप माइंडसेट तैयार कर रहे हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको ये पता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले से सोचो कि एक क्वेश्चन में कितना मिनट देंगे। हम लोग ऐसे ही सोचते थे, अगर एक क्वेश्चन में आपका 18 मिनट आ रहा है, 18 पंचे 90, यानी 1.5 घंटे में आप फुल बड़ा क्वेश्चन कर पा रहे हो, या 25 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम है। तो आपको ऐसे सेट करना है कि 25 मिनट आपको बड़े क्वेश्चन में देना है, या 20 मिनट देना है, या 25 मिनट देना है। अब बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम यू विल डिवाइड इनटू 5। अंडरस्टैंड? मान लो 1 घंटा बच गया तो 1 घंटा 60 मिनट का है, तो 12 पंचे 60, 12 ऐसे हमने ऐसे किया है। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो ऐसे ही करते हैं। तो इस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। आप लोग दीजिए कुछ सुझाव, आपको क्या लगता है? तो जैसा सर ने कहा कि आंसर राइटिंग में सर ने बताया कि बच्चे क्या क्या मतलब गलत करते हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं, तो वो तो सर ने बता दिया आपको अच्छे से कि क्या करना है। मैं अपनी तरफ से जो आपको रुझान या सुझाव देना चाहूँगा वो ये है, मेरी यही सलाह है बच्चों की, आप क्या करते हैं, नॉर्मल जो लैंग्वेज अपनी
आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, आप एग्ज़ाम में भी वही लैंग्वेज लिख कर आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा ना फॉर्मल होने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो भी आप अच्छे शब्दों का, आप पे मतलब एग्जामिनर पे ये फ़र्क पड़ता है कि उसने शब्दों का कैसे चयन किया है। जैसे कुछ एक भाषा में हम बोलते हैं खर्चे को खर्चा कह देते हैं कि ये खर्च है, हम कहें उसी को हम अगर व्यय कहें, फॉर्मल शब्द में हम कहते हैं व्यय, हमने व्यय, आय व्यय आप सभी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का भी ये शब्द है। तो अगर यही कहेंगे तो वो किताबी भाषा से भाषा भी ऐसी यूज़ होती है और वो एग्जामिनर पे भी प्रभाव डालता है। हाँ कि आधे बच्चों ने लिखा है कि हम इस क्वेश्चन से समझते हैं और एक ने लिख दिया है कि इस क्वेश्चन से अभिप्राय है या तात्पर्य है, तो वो अलग ही आपको जो है अलग ही हिट मारता है कि एग्जामिनर के माइंड में कि हाँ लड़का काफ़ी फॉर्मल है। और दूसरी बात, आप अगर थोड़े से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आप किसी के कोटेशन डाल सकते हैं, क्वाट्स जो होते हैं किसी के, किसी बड़े मतलब वैज्ञानिक या किसी के भी द्वारा दिए गए, किसी बड़े हमारे जो लेखक होते हैं या हमारे काफ़ी सारे इतिहासकार हो जाते हैं, इन सब के द्वारा जो भी कोटेशन दिया गया है, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम के कोटेशन इंग्लिश में है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इंग्लिश में कोटेशन याद है तो वो भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही लिखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वाट्स होते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें। आपको इंग्लिश में याद है तो आप इंग्लिश में लिखो, आपको हिंदी में याद है इंग्लिश में लिखो, और इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इतिहासकार के नाम के साथ कि किसने दिया है। तो अगर ये आप कर लेते हैं, क्वेश्चन के बीच में अलग से डाल देते तो आपका क्वेश्चन एकदम सुंदर हो जाता है। जो भी एग्जामिनर चेक करेगा तो शायद हो सकता है वो आपको इसके नंबर दे दे एक्स्ट्रा। बहुत बेहतरीन। एक चीज़ और है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट को, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी स्टूडेंट हैं और एकेडमिक के भी हैं, BA वाले भी हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो बताई गई है, उसको आप फॉलो कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी अहम बात यह है कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से है। ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, TET, B.Ed और बहुत सारी सक्सेस सीरीज़ है। हमारे स्टूडेंट ने बहुत सारे पुलिस में क्वालिफ़ाई किए, नेट क्वालिफ़ाई किए, इंटरव्यू भी है इसमें, PCS का भी इंटरव्यू है, IAS PCS के लिए भी हमने बहुत सारे गाइडेंस दे रखे हैं। और पूरा मटेरियल है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट जैसे पूछते हैं ना कहाँ जाएँ या सोचते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो आप इसको कीजिए और आप लोग थोड़ा सा मतलब बच्चों को एक्नॉलेज कर दीजिए कि इसका फ़ायदा उठाइए सर से। और आपने जैसे मान लिया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी पे हमने BA लेवल पे काम है इसमें, ठीक है, BA MA प्ले लिस्ट है, तो उससे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप एक्नॉलेज करिए कि आपने कैसे फ़ायदा उठाया हमारे चैनल से, और बच्चों को कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए थोड़ा ये बता दीजिए। और बाकी वही लाइक, सब्सक्राइब, ये सब शेयर वाला भी तुम भी। तो बच्चे क्या करते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए या कोचिंग ले लेते हैं अपना, मतलब ये IAS PCS या जो भी SSC जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं कोचिंग ले लेते हैं। मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल भी कोचिंग नहीं चाहिए, आपको बस एक खाली कमरा चाहिए जहाँ पे आप अकेले बैठे हो। बहुत बड़ी बात है, एक खाली कमरा चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा इतनी सारी कोचिंग चल रही है, लाखों रुपए ले रहे हैं, मतलब बनता कौन है? गरीब घर के बच्चे जिन्होंने स्वाध्याय किया है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है। कहाँ से की है? उन्होंने मटेरियल ले लिया, थोड़ा यूट्यूब से पढ़ लिया, किसी अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं, यूट्यूब पे फ्रॉड भी बहुत मिलते हैं, वो आपको परखने की ज़रूरत है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ लिया, खुद बुक्स ली, बुक से पढ़ लिया, फ़ोन से तो खासकर दूर ही रहिए, मैं आपको ज़्यादातर दूर रहने की सलाह दूंगा। बाकी हमारे सर से हमने जो गेन किया है मैं वो बता दूँ आपको। तो हिस्ट्री का मुझे स्टार्टिंग थी जब मैं कॉलेज में आया था, क्योंकि उस टाइम पे किसी को भी नया नया स्टार्ट नहीं होता कि कैसे क्लासेस लेनी है, लेक्चर कैसे लेना, कुछ समझ नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी सर ने अच्छे से डाली हुई थी, मैंने सर की वीडियो में कमेंट भी किया था, उसके लिए सर को थैंक्स कहा था कि सर ने जो डाला था वो मुझे अच्छे से समझ आया था। क्योंकि सिर्फ एक रूम था मेरे पास, खाली रूम में मैं था, मैंने कहा क्या करता हूँ, तो सर ने मुझे अपने उसी टाइम पर भेज दिया। एंशिएंट हिस्ट्री का था वो, ये इत्तेफाक था या जो भी कहे। तो मैंने उस दिन पढ़ा तो मैंने कहा यार मुझे तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो इतना अच्छा सर मटेरियल दे रहे हैं तो हम क्यों कोचिंग जाए। तो बच्चों आप गलती वही करते हैं सारी कि आप फीस दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाएं, आजकल मुझे मान ही नहीं सकता कि 1000-1500 से नीचे वो ले आपसे। तो ये आप फालतू पैसा मत खर्चिए, पढ़ाया वही जाता है जो बुक्स में से है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा है कोई भी, हर मटेरियल आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो कोचिंग से दूर रहिए, हमारे सर अच्छी आपको कोचिंग, फ्री कोचिंग दे रहे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ाई अपने आप ही करनी है, कोचिंग वाला भी आपको सिर्फ सलाह दे सकता है पढ़ने की। बिल्कुल जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो मैं वैसे हंस रहा है, अरे एडिट हो जाएगा, इट्स ओके, कुछ नया बोलो यार। अरे तुम ऐसे बोलो कि हमारे नहीं, मैं बोल रहा अपने से। सर हमारे उस पे ना, मेरे एक भैया हैं सीनियर मेरे से भी,
तो उन्होंने बताया था मुझे, तो उन्होंने कहा था कि यार जो कोचिंग वगैरह लेते हो, जो भी लेते हैं ना, तो उसमें टाइम ही जाता है एक तरह से। मैं मानता हूँ कि तुम्हें एकदम सब कुछ बना बनाया मिलेगा। अगर सब कुछ बना बनाया वैसे मिला, ठीक है, तो क्या होता है कि वो तुम कितना ही गेन करो, कितना ही लोगे उससे। जी। तो भैया ने कुछ अच्छे ढंग से मेरे को एक्सप्लेन किया था, भले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ढंग भैया से। कहना था सेल्फ स्टडी। हाँ, Self तो मतलब study, मेन उन्होंने कहा था कि अगर तू कोचिंग जा रहा है 1 घंटा तो जाने में लगेगा, आधा घंटा, जितना भी वापस आने में भी उतना लगेगा। इससे बढ़िया तू घर में सेल्फ स्टडी कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि तुम कोचिंग में बर्बाद कर रहे हो। हाँ जी। घर में अगर मटेरियल अवेलेबल है, किताब लो, वीडियो लो। सर जो कोचिंग वालों की जेब भर रहे हैं। दूसरी बात सर, जब सिलेबस, सबसे पहले जो इनका पॉइंट्स था कि सिलेबस पता होना चाहिए। हाँ, तो अगर स्टूडेंट खुद से करेगा ना, सिलेबस ढूंढेगा खुद से कि भाई अगर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो यूट्यूब में। तो आपके उस पे मैंने ये चीज़ देखा है कि आपके उस पे एकदम सारे सिलेबस, हाँ सारे सिलेबस है। सबसे एडवांटेज ये है सर के उस पे मैंने एक चीज़ देखा है, सारा मतलब प्ले लिस्ट है एकदम, सब कुछ है भरा हुआ उसमें। अगर कोई आएगा देखेगा तो है, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। तो दूसरी बात मतलब जो यहाँ सब्जेक्ट हाँ जी, वो भी है। हाँ, तो भैया ये बताना चाह रहे थे कि अगर तुम कोचिंग वगैरह करते हो तो उस पर पैसा भी बर्बाद है, सही में बोलूँ तो टाइम भी बर्बाद है, क्योंकि उससे तुम कितना ही गेन कर पाओगे भाई। मैं सही में बताऊँ 100% है तो 100% तो तुम नहीं ले पाओगे, कहीं ना कहीं 30%, 40%, 50%, 60% इतना ही। पर मैं सही में बताऊँ जो सेल्फ स्टडी से आउटपुट आता है ना, वो पूरा 80%, 85%, यहाँ तक कि 90% भी आता है। बिल्कुल। तो मैंने सेल्फ स्टडी का तुम पे यूट्यूब है सर, है के चैनल भी है जिसपे सब कुछ एकदम उस पे है। बस तुम्हें क्या करना है, एक कमरा चाहिए, जो अमित जी ने बोला था, एक कमरा चाहिए। और एक चीज और है, एक कमरे का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, आप जानते हो। वो लड़का है, क्या नाम है, भारत का सबसे कम उम्र का IAS, कौन, शेख है, ठीक है, आप सब जानते हैं। वो बॉम्बे का लड़का है, रिक्शा पुलर का बेटा। एक ही कमरे में मम्मी पापा और भाई बहन रह के IAS क्वालिफाई किया, और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वो भी तुम ये कहोगे कि यार कमरा भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ तो यार कंटेंट फ्री में मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। कहीं पे किसी कोना बना लो अपना घर में और तैयारी में लग जाओ। और सही में आपको तैयारी के लिए आपको एक मैं डेटा देता हूँ कि भारत की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप लोग हैं जो IAS की तैयारी कराते हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, आप पता करो कि कितने लोग IAS होते हैं, बस सिंपली, तो आपको डेटा समझ में आ जाएगा। 2-4 लोग IAS हो रहे हैं और लाखों लोग पढ़ रहे हैं। अब आप ये बताओ, 1000 IAS की सीट है तो बाकी कहाँ से हो रहे हैं? वो उन्हीं गलियों से हो रहे हैं जी, उन्हीं गलियों से हो रहे हैं, उन्हीं बंद रूम से हो रहे हैं। तो देखो 90% लोग जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं सारी जगह, वो डेटा जो है ना, वो लोग सक्सेस नहीं हो रहे। सक्सेस किसको मिल रही है? जो रियली अपने आप को तलाश रहे हैं, बंद रूम में मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ना कहाँ से पढ़ें। अगर आपको लगता है, देखिए कोचिंग के विरोध में बातें नहीं हो रही है, बात हो रही है समय और पैसे को बचाने की। कोचिंग ख़राब नहीं होता है, कोचिंग खराब नहीं होता है, लेकिन समय तो तुम्हारा है। अब कोई चीज़ तुम 4 घंटे में अचीव करोगे, जाने में 1 घंटा लगाओगे, आने में 1 घंटा लगाओगे, फिर उसके लिए नहाना भी है, धोना भी है, फिर खाना है, मम्मी को परेशान भी करना है, वहाँ घर में पढ़ लिया तो सबसे आसान है। और 4 घंटे में तो कितनी वीडियो याद हो जाएगी, कितने क्लास याद हो जाएंगे, समझ। इसीलिए मेरे स्टूडेंट अपेयरिंग में नेट क्वालिफाई किए हैं, जो लोग 4-4 साल में नहीं करते। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। हमारे साथी दिल्ली गए पढ़ने, ठीक है, अब 75,000 रुपया दिया। आज से 15 साल पहले 75,000 का महत्व समझो। और 3 महीने के बाद आते हैं कि मैडम ठीक नहीं पढ़ाती है, और हम यहीं क्वालिफाई कर गए बिना किसी टीचर के। तो भाई पढ़ाई के लिए एक चीज़ तुम जान लो, 1 लाख लगाओ कोचिंग में, 1200 रुपया महीना लगाओ कोचिंग में, वो माने नहीं रखता है। मेहनत से बनता है इंसान, सचिन तेंदुलकर, धोनी या कोई भी IAS, कोई कोचिंग से नहीं बनता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि खुद पे मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों को पहुँचे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।